पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर आपको इस वक्त की सबसे पहले बताते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग की जानकारी मिल रही है। कुट्टू का आटा खाया गया और फूड पॉइजनिंग हो गया। 62 लोग कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो 62 लोग जिनकी तबीयत बिगड़ी है अस्पताल में भर्ती किए गए। जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्री उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं। पीड़ितों की जानकारी ली गई है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से। आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है जहां पर उत्तराखंड को मिलेगा आज नया मुख्य सचिव। शाम 5 बजे कार्यक्रम होना है। सीएस का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं आनंद वर्धन, जो कि 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। आनंद वर्धन आज रिटायर हो रही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की जगह लेने जा रहे हैं। उनकी जगह पर बतौर सीएस का पद संभालने जा रहे हैं। राधा रतूड़ी को 2 बार सीएस का पद संभालने के लिए एक्सटेंशन मिला है। अब 1 साल 53 दिन का उनका जो ये कार्यकाल रहा है उसका समापन हो गया है। तो आनंद वर्धन नए सीएस होने जा रहे हैं मुख्य सचिव। इस पर और जानकारी कार्यक्रम से जुड़ी हुई सुनील नप्रभात देंगे। सुनील नप्रभात हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, शाम 5 बजे जो कार्यक्रम होना है प्रदेश वासियों को मुख्य सचिव आज नए मिलने वाले हैं आनंद वर्धन, उस कार्यक्रम से जुड़ी सारी जानकारी दें। राधा रतूड़ी उनका विदाई समारोह वहां पर रखा गया है क्योंकि उनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। करीब 1 साल 53 दिन का उनका कार्यकाल रहा है। 2 बार उनको एक्सटेंशन इस दौरान मिला। तो आज जो आईएएस आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, आज वो मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वो अपर मुख्य सचिव थे शासन में और इससे पहले मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव भी वो रह चुके हैं। तो आज 5 बजे वो राधा रतूड़ी से नए मुख्य सचिव का चार्ज लेंगे और आज राधा रतूड़ी रिटायर होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। देहरादून से इस समय बड़ी खबर जहां पर सूचना आयोग में नई नियुक्ति। पूर्व आईपीएस दिलीप कुंवर बने हैं आयुक्त। आरटीआई मामलों की करेंगे सुनवाई। अब आयोग में 2 आयुक्त हैं, योगेश भट्ट और दिलीप कुंवर। 2 और आयुक्तों की होनी है नियुक्ति। मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली है। अल्मोड़ा जिले के लिए शराब दुकानों की ओपन नीलामी की जाएगी। आज नीलामी की जानी है और इन नीलामी में पूरे प्रदेश के कारोबारी शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। पहले आपको बताएं कि कम रेट में शराब दुकानें दी गई थी, जिसके चलते आबकारी विभाग को करीब 10 करोड़ का नुकसान हो रहा था। अब आबकारी आयुक्त ने कम रेट में किए गए सभी ऑफर्स ऑक्शन को कैंसिल कर दिया है। सांसद त्रिवेंद्र रावत के उत्तराखंड में खनन को लेकर दिए गए बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। संसद में दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड में सचिव खनन ब्रजेश संत ने राज्य में खनन के आंकड़े जारी करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया। सचिव ने बयान जारी करते हुए कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने जो बयान दिया है सदन में, उस पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करता। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया था, इस बयान के अलग अलग मायने निकल रहे हैं। रविवार को आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग में इसे लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में इस बयान को आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। एक प्रस्ताव में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति, पदाधिकारी, संस्था, संगठन को ऐसे बयान, संकेतों से बचना चाहिए जिससे एसोसिएशन के सदस्य, उनके परिवार का आत्मसम्मान आहत होता हो। मीटिंग में तय किया गया कि एसोसिएशन इसे लेकर सीएम और मुख्य सचिव को भी ज्ञापन सौंपेगा।
लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा बीते हफ्ते सदन में हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की नदियों में अवैध खनन का मुद्दा उठाया गया। उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल गर्म है। उनके एक बयान पर बीजेपी के सांसदों का कहना है कि धामी सरकार ने खनन में रेवेन्यू बढ़ाया है। अल्मोड़ा से खनन सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री अजय टम्टा का कहना है कि नदियों को समय समय पर साफ करना पड़ता है। सरकार को बढ़ा हुआ राजस्व मिल रहा है तो जाहिर है कि विकास के काम में लगेगा ये पैसा। बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि खनन में राजस्व बढ़ना बताता है कि अवैध खनन पर अंकुश भी लगा है। खनन का जो सवाल है तो चूंकि खनन नदियों में चुगान करना ही पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत सारे फ्लड आते हैं, मेरे वहाँ भी चंपावत, पिथौरागढ़ और अन्य जगहों पर। तो वो सरकार की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत जैसा कि बताया गया कि 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए ये अच्छा है कि वो पैसा हमारे विकास कार्यों में लगेगा। और मैंने तो देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे लोगों को पनिश किया है, जो अधिकारी कर्मचारी अगर गलत कर रहे तो उनको सजा भी हुई है। देखिए, खनन तो सतत प्रक्रिया है। खनन हो रहा है, खनन चल रहा है और खनन से प्राप्त सामग्री की विभिन्न बुनियादी ढांचे को विकसित करने में आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार से खनन का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ पहले से दुगने से ज़्यादा राजस्व सरकार को मिला है। ये बताता है कि खनन में चोरी पर अंकुश लगा है, राजस्व जमा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, लेकिन उस पर अंकुश लगा है क्योंकि राजस्व दुगना से ज़्यादा हुआ है। सांसद त्रिवेंद्र रावत ने संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला उठाया और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का कहना है कि खनन के मामले में जिस तरह से उत्तराखंड में काम हुआ है उसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले 300 करोड़ राजस्व खनन से मिलता था, आज 1000 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं खनन के मामलों में गुणात्मक सुधार हुआ है। जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ रुपये का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। सीएम कैंप ऑफिस में मुख्यमंत्री यूकेपीएससी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डिविजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी बरेली जाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का सम्मान कार्यक्रम होना है। विकसित उत्तराखंड के रोड मैप पर आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को 2-2 गेम चेंजर योजनाएं तय करने के निर्देश दिए थे। ये नए आइडियाज भी हो सकते हैं और वर्तमान जारी योजनाएं भी। सीएम अब तक अप्रैल से इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने साल 2027 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य दिया है। इसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागों से 2-2 गेम चेंजर योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा था, जिसमें करीब 24 विभागों ने अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। इनमें से कई योजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। मकसद है कि सरकार जब 2027 के चुनाव में जाए तो ये योजनाएं उसकी पहचान बन जाएं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 अप्रैल से इन योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने जा रहे हैं। कृषि विभाग में ई-रूपी को गेम चेंजर योजना के रूप में लिया गया है। डिजिटल पेमेंट से किसानों को लाभ होगा। सरकार ने बजट में इसके लिए 25 करोड़ की व्यवस्था भी की है। शीतकालीन यात्रा को भी गेम चेंजर योजना के रूप में रखा गया है। उद्यान विभाग में एप्पल मिशन और क्लस्टर पॉली हाउस की स्थापना। शहरी विकास विभाग ने पूरे राज्य में 100 नए पार्कों के निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान भी किया गया है। एआई के माध्यम से स्ट्रीट लाइट के मैनेजमेंट पर काम होगा, जिसके लिए 275 करोड़ का बजट रखा गया है और राज्य में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विभाग को 2-2 योजनाएं जिनके एक छाप हो और उत्तराखंड की जनता के लाभकारी योजना की दृष्टि से देखा जाए, उन योजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं और मुझे जो लगता है कि जितने विभाग हैं सबने 2-2 योजनाएं दे दी। उनमें से फिर उन योजनाओं की जो वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर उनका इम्प्लीमेंट सरकार करेगी और मैं कह सकता हूं कि विकसित उत्तराखंड की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि इनमें से कई योजनाएं अभी परवान नहीं चढ़ पाई हैं। क्लस्टर पॉली हाउस योजना का सबसे बुरा हाल है। सीएम अब 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 4 बड़ी बैठकों के माध्यम से 13 विभागों की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। एप्पल मिशन में 35 करोड़ की व्यवस्था सीएम साहब ने की है और आज हाई डेंसिटी का एप्पल जो हम लगा रहे हैं, पहले सेब का पौधा 5-6 साल में फल देता था और आज M9 1 साल में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में 22, तीसरे साल में 24.5 और इसलिए लोग इस ओर आ रहे हैं। गेम चेंजर योजनाएं एक तीर से 2 निशाने साधने का काम करेंगी। ये वो योजनाएं हैं जो राज्य के विकास में तो अहम साबित होंगी, साथ ही 2027 के चुनाव में सरकार का मुखौटा भी बनेंगी। इसलिए विभाग कोई भी हो, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं अस्पताल में मरीजों का हाल जानने के लिए। कुट्टू का आटा खाने की वजह से जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं 62 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उनका हाल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जान चुके हैं और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। अब ये लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो लोग घायल, जो लोग तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कोरोनेशन अस्पताल में इस समय इनका इलाज चल रहा है। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं अब उनका हाल चाल जानने के लिए और एक एक से उनका हाल जाना जा रहा है। डॉक्टर से भी जानकारी ली जा रही है कि खतरे से बाहर सबकी स्थिति है या फिर नहीं, किस तरह का इलाज दिया जा रहा है, कैसी व्यवस्थाएं अस्पताल में इन लोगों के लिए की गई है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान की। सुरेंद्र प्रभात और जानकारी देंगे। सुरेंद्र प्रभात, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं हालचाल जानने के लिए, जो लोग जिनकी तबीयत बिगड़ी है अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी अभी सामने आ रही है, क्योंकि नवरात्र के व्रत भी चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों ने कुट्टू के आटे का वहां पर सेवन किया था और उसके बाद लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत होने लगी। रात भर से और अभी तक करीब 62 लोगों को कोरोनेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका है। ये सभी लोग देहरादून के नालापानी क्षेत्र के हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर जो पीड़ित हैं उनका हालचाल जाना। अब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और बाकायदा डीएम को भी इसके निर्देश दिए गए हैं कि ये कुट्टू का आटा जिस भी चक्की से आया, जो अभी बताया जा रहा है कि विकास नगर से ये आटा सप्लाई हुआ था, तो ये निर्देश जारी किए गए हैं डीएम को भी कि इसकी गहनता से जांच की जाए और अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है संबंधित मिल में तो उसको भी तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए। मुख्यमंत्री अभी कोरोनेशन अस्पताल में घायलों से जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं और डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जो अभी तक बात सामने है कि सभी जो 62 के 62 जो भर्ती किए गए हैं, फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुरेंद्र प्रभात। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं मरीजों का हाल जानने के लिए।
चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज दूसरा नवरात्र है और आज ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। नवरात्र के दूसरे दिन ये माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप जिसकी आज पूजा हो रही है और ये बेहद ही शांत स्वरूप माँ का। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। माँ का वर्णन शास्त्रों में ऐसी देवी के रूप में किया गया है जो साधना और तपस्या की प्रेरणा देने वाली देवी है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के दूसरे दिन माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। मनचाहा फल मिलता है और मनचाहा वरदान मिलता है यदि शिद्दत से पूजा की जाए। नवरात्रों के इस पावन पर्व पर द्वितीय शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ भगवती आप सबको दर्शन देती है। और शैलपुत्री माने महारों की रानी जिसको कहा जाता है, उनकी बेटी जिनको कहा जाता है। आज के दिन माँ भगवती का शैलपुत्री के से पूजन करके दान पुण्य करके अपने जीवन को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शहर और देहात क्षेत्र में ईद की नमाज अदा की गई है और इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें और आपको बताते हैं कि कई ईदगाह में नमाजियों ने सुबह से यहां पर पहुंचकर अपने आज के दिन को पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ शुरू किया। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाया, बधाई दी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुबह से सभी ईदगाहों पर सुरक्षा के लिहाज से फोर्स की तैनाती की गई। नमाज और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई है। ईद उल फितर की नमाज के लिए आज समस्त क्षेत्र में जहां पर भी ईदगाह थी, मस्जिदें थी, वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। शांति व्यवस्था हेतु भी ड्यूटी लगाई गई और ट्रैफिक व्यवस्था हेतु भी लगातार हमारा इवन सीपीयू थे, ट्रैफिक पुलिस थी और हमारे जो थाने की पुलिस थी इसके द्वारा लगातार सुबह से ड्यूटी लगाई गई थी। 6 बजे से ड्यूटी लग गई थी और अभी ईदगाह में नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। और ऐसा तो आज ईद का मौका है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में पहुंचकर ईद की नमाज अता की है और इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ देश और दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी है। ईद की नमाज के बाद लोग घरों में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं। एसडीआरएफ प्रदेश की अनछुई चोटियों पर फतह करने जा रहा है। एसडीआरएफ के इस अभियान से न सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि उत्तराखंड को एक सुरक्षित और रोमांचक एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान मिलेगी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ का पहला 16 सदस्यों का दल उत्तरकाशी के निलोंग घाटी के अनक्लाइम पीक पर फतह करने जा रहा है, जिसके लिए शासन से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस अभियान को एडवेंचर टूरिज्म को और भी सुरक्षित बनाने के लिए नई पहल के तौर पर माना जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश की कई अनछुई चोटियों और दुर्गम पहाड़ियों को एसडीआरएफ की टीम फतह करेगी। इस दौरान वे न सिर्फ इन चोटियों का सर्वेक्षण करेंगी बल्कि इस इलाकों में संभावित खतरों को भी चिन्हित करेंगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में हर साल कई ट्रैकर्स और पर्वतरोही कठिन हालात में फंस जाते हैं। खासकर उन ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से बदलता मौसम और ऑक्सीजन की कमी होती है और उन दुर्गम इलाकों में ट्रैकर का रेस्क्यू भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एसडीआरएफ के जवान इन दुर्गम इलाकों में ट्रैकिंग के दौरान रेस्क्यू का भी गुर सीखेंगे। ये टीम जो है नीलांग घाटी के नीलापानी क्षेत्र में एक अनक्लाइम पीक है, वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करेगी, एक्सरसाइज करेगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी इस तरह की हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में कभी कोई इस तरह की बात होती है तो जो हमारी टीम है वो तैयार रहें, उसको आइडिया रहें कि वहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू वर्क करना है और जो टीम के मेंबर्स हैं उनका एक्सपोजर रहे इस तरह के रेस्क्यू वर्क के लिए। तो इसके लिए परमिशन हम लोगों को मिल गया। बहुत जल्दी टीम जो है उस क्षेत्र में जाकर के अपनी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करेगी। इस पहल से एडवेंचर टूरिज्म को एक नया आयाम मिलेगा। अब पर्यटकों को ज्यादा सुरक्षित और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ एडवेंचर का भी मौका मिलेगा। इससे ट्रैकिंग और पर्वतारोहण में सुरक्षा के नए मानक स्थापित होंगे और उत्तराखंड पर्यटन को भी फायदा होगा।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। डोईवाला और देहरादून के बीच में स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें हरीश रावत भी शामिल हुए। टोल प्लाजा को हटाने की मांग का समर्थन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस टोल प्लाजा को हटाने की दिशा में काम नहीं किया, कदम नहीं उठाया, तो वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। एक प्रकार का साक्षात चलता फिरता 24 घंटे का अत्याचार है और ये सारी जनता पर अत्याचार है, स्थानीय लोगों पर भी है और उससे ज्यादा पौड़ी, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, यहाँ से आने वाले लोग, टिहरी से आने वाले लोग जो थोड़ा सा चलते हैं ना इस हाईवे में, उनसे भी उतना ही टैक्स वसूला जा रहा है। राजधानी देहरादून में रविवार को लोगों ने अनोखे अंदाज में विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया। देहरादून के राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास में सरकारी विभागों के द्वारा कुछ पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया था। ट्रांसप्लांट वैज्ञानिक विधि से न किए जाने के कारण ये अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसे पेड़ों के कब्रिस्तान का नाम देते हुए यहाँ से सूखी पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा किया और फिर परेड ग्राउंड से सचिवालय तक पेड़ों की शव यात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौजूदा विकास मॉडल पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। पेड़ों में अंधाधुंध कटान के कारण हम पूरे पर्यावरण को खतरे में डाल रहे हैं। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी विकास के नाम पर पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया गया। उधर चमोली में हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर रामडूंगी के पास में बीते दिनों बर्फबारी के बाद भारी मात्रा में ग्लेशियर टूटकर सड़क पर आए। अब इसके बाद गुरुद्वारा कमेटी गोविंद घाट की टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया। बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर आकर टूटकर गिरे। पिघलने के लिए इनमें समय लगेगा। अब इनके पिघलने में जो समय लग सकता है उसमें टीम घांगरिया यहाँ पर पहुंची और यात्रा पड़ाव का उन्होंने जायजा लिया। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। इससे पहले गुरुद्वारा कमेटी यात्रा व्यवस्था में जुटी हुई है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। सुनो, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।